जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट समझा, बेसिक को देखा और आज फाइनल वीडियो हम लोग देखेंगे। चारों वीडियोज़ को अच्छे तरीके से आप लोग कवर करिएगा। एक आप लोगों के लिए और वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग कंप्लीट एमसीक्यू देखेंगे। तो ये 4 वीडियो जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर एक एक बार एक रिवीजन वीडियो होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जल्दी-जल्दी रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग साइंस टेक को भी कवर करेंगे, भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसको कवर करना है, तो अब साइंस टेक को भी हम लोग कवर करेंगे। और जो अपने फ्री स्टूडेंट हैं, जो यूट्यूब पे जुड़े हैं, उनके लिए एमसीक्यू के माध्यम से जब रिवाइज़ कराएँगे, तो फिर से पेड और फ्री वाले दोनों ही लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और जो पेड में क्लास बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, आप लोगों की साइंस टेक की क्लास अब स्टार्ट होगी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगर आप लेखपाल से भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे सवाल पूछे, तो उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उसमें से जो सेक्शन है, धारा है कि किस धारा में ये प्राधिकरण बना, अथॉरिटी फ़ोर्स बनी, ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे हैं। एक और चीज़, जो हिंदी वाला नोट्स था, उसमें कन्फ्यूज़न था, तो वो गलती से 3 दिसंबर लिखा हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना था? तो वो आपका जो स्वीकृति दी गई थी, वो 3 दिसंबर था 23 दिसंबर था। वो 3 दिसंबर नहीं था, वो गलती से छूट गया था, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज का हमारा लेक्चर है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे हम लोग बोलते हैं। आपदा आ गई है, आपदा से लड़ने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड, एक विशेष बल है। उनका क्या काम होगा? आपदा में कैसे राहत पहुँचाना है, लोगों की मदद करनी है। एक हमारे पास बल होगा, फ़ोर्स होगी, जैसे हर एक चीज़ के लिए हमारे पास फ़ोर्स है। पैरामिलिट्री फ़ोर्स है, हमारे देश में आर्मी है, सिविलियन की रक्षा के लिए, के ध्यान रखने के लिए पुलिस फ़ोर्स है, अलग-अलग फ़ोर्स है। इसी तरीके से डिज़ास्टर के समय में हम एक फ़ोर्स है हमारे पास, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसके बारे में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कब इसका गठन हुआ था, कब ये बना था, तो 2006 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अगर इसको थोड़ा-सा हम लोग ऐसे बड़ा देख लें, तो 2006 में इसका गठन हुआ था और किस अधिनियम के तहत हुआ था? सेक्शन के तहत, धारा के तहत हुआ था। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 44 के तहत इस फ़ोर्स का गठन हुआ था। यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के अंतर्गत किया गया था। धारा वाले सवाल याद रखिएगा, बार-बार बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन कब हुआ था? 2006 में। किसके अंतर्गत हुआ था? किस धारा के अंतर्गत हुआ था? तो धारा 44 यानी कि सेक्शन 44 के अंतर्गत हुआ था। और ये कौन किसके सेक्शन 44 या धारा 44 के अंतर्गत हुआ? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो अधिनियम था, यानी कि आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 40 या सेक्शन 44 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ किया गया था। उसके बाद हम बात करें नोडल कमांड। नोडल कमांड, नोडल कमान किसके पास है? नोडल कमांड का मतलब ये होता है, हर एक चीज के लिए कोई एक बॉडी होती है, निकाय होती है, या मंत्रालय या विभाग होता है, जिसका काम ये होता है देखने का, कोई भी उस से जुड़ी हुई उस अधिनियम में जो चीजें बताई गई हैं, जिस काम के लिए वो विभाग कार्य कर रहा है, तो उस समय वो आपस में जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय है, वो बनवाए रखे। कोई जरूरत पूरी होती है, तो आप किसी एक विभाग को कॉल करके वहां से सारी जानकारी, सारी संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। वो नोडल एक कमांड के लिए, एक कमान के लिए बनाई जाती है। तो इट ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जैसा कि हम लोगों ने पिछले था, इस अधिनियम के तहत जो गृह मंत्रालय है, उसको नोडल कमान के लिए दिया गया है कि कमान संभालने के लिए, कि जो भी आपदा आती है, आप देखिए किस तरीके से फोर्स पहुंच रही है कि नहीं, और ये देखिए कि संसाधन मुहैया हो रहा है कि नहीं। जो अलग-अलग फोर्सेस हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। ये नहीं कि कोई डिपार्टमेंट किसी को कॉल लगा रहा है, उस समय कोई उठा रहा है, या फिर कोई राहत, जब सामग्री पहुँचाने की बात हो या किसी तरह की राहत पहुँचाने की बात हो, तो सारे डिपार्टमेंट का, सारे विभागों का आपस में समन्वय स्थापित किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, या कोऑर्डिनेशन को एन्श्योर किया जा सके। ये किसको, किस मंत्रालय को
जिम्मेदारी सौंपी गई है, नोडल कमान की तरह उनके हाथ में जिम्मेदारी दी गई है, वो है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। और इसके फंक्शनल हेड कौन होते हैं? कोई तो होंगे गृह मंत्रालय में बैठ के, गृह मंत्री जी हैं या होम सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव हैं, इनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं। तो आपदा के समय में एक डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बना दिया आपने, एनडीआरएफ बना दिया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उस एनडीआरएफ को हेड करने वाले ऊपर एक बैठे हुए हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल। अब ये जो डीजी हैं एनडीआरएफ के, ये अब ध्यान से देख रहे हैं कि सारी चीजें मुहैया हो पा रही है कि नहीं समय पे, सारी चीजें उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं। तो अगर हम लोग एक बार इसको पढ़ लें, नोडल कमान या गृह मंत्रालय एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। इसके कार्यात्मक प्रमुख महानिदेशक एनडीआरएफ होते हैं, जो महानिदेशक रैंक के एक आईपीएस अधिकारी होते हैं। डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी, डीजी रैंक में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी होते हैं, या फिर कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उसके डीजी जो हेड होते हैं, तो उस लेवल के, उस उच्च स्तर के अधिकारी की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, यानी कि गृह मंत्रालय में। और फिर जो है वो समन्वय देखते हैं और सारे कार्य को देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे धारा इंपॉर्टेंट था, कंपोजिशन एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। यानी हम ये देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, एनडीआरएफ है, इसमें कहाँ-कहाँ की फोर्स आती हैं? क्या इनके लिए अलग से एग्जाम होता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में अधिकारी बनने का या कांस्टेबल बनने का, या फिर पहले से जो फोर्स मौजूद है, उनमें से ही आप किसी को लेते हैं? तो कंपोजिशन एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो पर्सोनल डेपुटेशन, डेपुटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति पर लोग जाते हैं। प्रतिनियुक्ति का सिंपल मतलब क्या होता है कि आप किसी पद पर कार्यरत हैं, किसी पद पर आप काम कर रहे हैं और आपको दूसरे पद पे अप्लाई करना है। अलग से उसका रिक्रूटमेंट नहीं निकल रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, बल्कि पहले से लोग जो कोई ना कोई विभाग संभाल रहे हैं, पद पर बैठे हुए हैं, उनमें से ही आप किसी का चयन कर लीजिए, तब तक कुछ समय के लिए उस पद पे काम करने के लिए। तो हमारा जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ, उसमें पहले से जो सीआरपीएफ के हमारे लोग सिलेक्टेड हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ जो सीमा सुरक्षा बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उसमें जो लोग पहले से मौजूद हैं, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग जो पहले से तैनात हैं, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो लोग हैं, और जो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जो लोग हैं, इनमें जो पहले से जवान और अधिकारी मौजूद हैं, उनको ही मौका दिया जाता है प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन पर, कि आप अपनी सेवा दे सकते हैं एनडीआरएफ में, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में। अब इसमें हम अगर ये देखें तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि आखिर एनडीआरएफ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, फोर्स में जो लोग मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं पहले से फोर्स में मौजूद थे और उनको प्रतिनियुक्ति पे, डेपुटेशन पे वहां पे कार्य करने का, सेवा देने का मौका दिया गया। अब इनकी बटालियंस होती हैं, बटालियन होती है। बटालियन की संरचना के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यहां से भी हो सकता है कि भूले भटके सवाल बना दिया जाए थोड़ा टफ बनाने के लिए। तो इसमें इनके एनडीआरएफ के लगभग 16 स्पेशलाइज्ड बटालियंस होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में 16 विशेष, ये जो विशेषीकृत बटालियन है वो मौजूद है। कितनी बटालियन है एनडीआरएफ में? 16 बटालियन। अगर बटालियन पे सवाल आएगा तो 16 बटालियन में ये बटा हुआ है। और धारा 44 के अंतर्गत इस बल का गठन किया गया था, यानी कि एनडीआरएफ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर 44 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 16 बटालियन। यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अंतर्गत कुल 16 बटालियन हैं और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन धारा 44, जो कि इसके अंतर्गत है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 44 के अंतर्गत इसका गठन किया है। कुल मिला के बात समझ में आ गया आपको? और ईच बटालियन कंसिस्ट ऑफ 18 सेल्फ सस्टेन्ड स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स। पहले तो ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, इसके अंदर कुल 16 बटालियन हैं, 1 2 3 ऐसे करते हुए 16 बटालियन है। और हर एक बटालियन में 18 इनकी एक स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स टीम है। 18 टीम है इनके अंतर्गत एक बटालियन में, यानी कि इनका 18 स्वायत्त विशेषज्ञ आपदा प्रतिक्रिया दल होता है। उस दल में इंजीनियर भी होते हैं, उस दल में टेक्नीशियन भी होंगे, जो श्वान दस्ते, डॉग स्क्वाड्स होते हैं, चिकित्सा दल, मेडिकल टीम होते हैं, ऐसे करते हुए। यानी पहले तो ये 16 बटालियन में बटे हुए हैं और हर बटालियन में 18-18 टीम है
और हर टीम में इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन, डॉग स्क्वाड सब कुछ मौजूद है। इस तरीके से संरचना। एनडीआरएफ पे अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो अब आपको 4 चीजें याद रखनी है। धारा 44 सेक्शन 44 याद रखना है। 2006 में गठन हुआ था, ये याद रखना है। डीजी रैंक के अधिकारी इसको हेड करते हैं, ये याद रखना है। अलग-अलग जो फोर्सेस में लोग पहले से सेवा दे रहे हैं, सेवा ली जाती है, प्रतिनियुक्ति पे वो अप्लाई कर सकते हैं एनडीआरएफ में, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में आने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। 16 टोटल बटालियंस में ये बटा हुआ है और हर एक बटालियन में 18 अपने आप में संपूर्ण एक टीम है। संपूर्ण हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक संपूर्ण टीम में आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इंजीनियर की ज़रूरत होती है, टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, डॉग स्क्वाड, जो श्वान दस्ता टीम है, श्वान दस्ते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो हर तरीके से अपने आप में कंप्लीट आपको समझ में आया एनडीआरएफ। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हिच स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस विशिष्ट धारा के तहत किया गया था? ये धारा 44 के अंतर्गत यानी कि सेक्शन 44 के अंतर्गत किया गया है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे देखते हैं। सेक्शन 44 यही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। As of the current institution setup, how many functional battalions constitute the core operational strength of the RAF? आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने 18 बटालियन पढ़ा है इसमें। अच्छा, एज ऑफ द करंट इंस्टीट्यूशन हाउ मेनी फंक्शनल बटालियंस कॉन्स्टिट्यूट द ऑपरेशनल। हाँ, तो 16 बटालियन है और 18 जो है सबकी टीम है। चीज को ध्यान रखिएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 16 बटालियन में बटा हुआ है और सबकी 18 स्पेशलाइज्ड टीम है, तो 16 बटालियन इसका आंसर हो जाएगा। ये यानी यहां क्वेश्चन क्या पूछा कि वर्तमान संस्थागत व्यवस्था के अनुसार कितनी कार्यात्मक बटालियन एनडीआरएफ की मुख्य परिचालन शक्ति का निर्माण करती है? 16 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे ये है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि अलग-अलग जोन्स में सबकी अपनी सेवा देने के लिए एनडीआरएफ की टोटल 16 बटालियन है, जिसमें हर एक बटालियन में स्पेशलाइज्ड विशेषित एक टीम है अपनी, और उसमें अलग-अलग स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है। अब हम देखते हैं राष्ट्र स्तर पे, मतलब एक पूरे देश में एकीकृत हमें देखने को मिलती है एनडीआरएफ की टीम। अब हर एक राज्य की भी एक अपनी टीम हो सकती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि राज्य आपदा मोचन बल। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है, क्या ये अधिकृत है, यानी कि राज्यों को ये अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, ये एनडीआरएफ के बारे में तो बताता ही है, ये राज्य सरकारों को भी अधिकृत करता है। आप अपनी खुद की स्पेशलाइज्ड रिस्पांस टीम बना सकते हैं। आपको हमेशा एनडीआरएफ पे या केंद्र के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वो भी आपकी सहायता के लिए तत्पर है, और राज्य भी अपने लिए राज्य स्तर पर एक टीम बना सकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जहां आपदा प्रबंधन अधिनियम की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है, वहीं यह राज्य सरकारों को अपनी विशिष्ट प्रतिक्रिया इकाइयां बनाने का अधिकार भी देता है। ये चीज पता होना चाहिए। और क्या लिखा है? एसडीआरएफ सर्व्स एज द फ्रंट लाइन स्पेशलाइज्ड फोर्स अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी। हमने पढ़ा था नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में, आप पिछले वीडियोस को देखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारी समिति है जो कार्यान्वित करती है किसको? जो भी प्लानिंग वगैरह राष्ट्रीय स्तर पे बनता है आपदा को लेके। तो ठीक उसी तरीके से राज्य स्तर पे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, राज्य स्तर पे जो कार्यकारी समिति है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राज्य ये जो कार्यकारी समिति है, एसडीआरएफ राज्य कार्यकारी समिति और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीधे कमान के तहत अगर आप देखेंगे तो ये अग्रिम पंक्ति के विशिष्ट बल के रूप में कार्य करता है। आपके पास एक फोर्स है जो कमांड कहां से लेता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, राज्य के स्तर पे जो कार्यकारी समिति बनी है उससे। और वो जो राज्य की कार्यकारी समिति है वो खुद किसके प्लान को, योजना को, नियोजन को लागू करती है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। उसने बनाया एक पॉलिसी, नीति, जिसको पता है आपको कि मुख्यमंत्री, और जहां पर राज्य नहीं है वहां पर जो प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल है वो उसके हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं।
और उसके बाद वो नीति बनाती है बॉडी निकाय। वो जो नीति बनाती है वो राज्य के स्तर पे जो कार्यकारी समिति है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी वो उसको लागू करती है। अब लागू करने के लिए बिल्कुल जो आपदा वाली स्थिति है उसमें आपको फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और जो वो फ़ोर्स है, वो फ़ोर्स क्या है? एसडीआरएफ है, कि स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स, राज्य आपदा मोचक बल। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है संरचना के बारे में। केंद्र स्तर पे जिस तरीके से प्रतिनियुक्ति पे पहले से फ़ोर्स में जो मौजूद हमारे जवान के हमारे सेना के जो हमारे जो विभिन्न पैरामिलिट्री फ़ोर्स के जवान थे, अधिकारी थे, जैसे वो एनडीआरएफ में जाके अपनी सेवा देते हैं, ठीक उसी तरीके से एसडीआरएफ में भी आप देखेंगे कि जो प्रांतीय स्तर पर जैसे पीएसी होती है, हम लोग बोलते हैं प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, यहाँ से इनको सेलेक्ट किया जाता है। यानी राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ के कार्मिकों का चयन राज्य सशस्त्र पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति अथवा चयन के आधार पर किया जाता है। तो जो ये हमारे राज्य के स्तर के सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनसे प्रतिनियुक्ति पर अथवा चयन के आधार पर सेवा लिया जाता है किसमें? एसडीआरएफ में, राज्य आपदा मोचक बल में। उसके बाद वही सारा चीज़ है कि इनके प्रशासनिक और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पूरा बजट से पैसा आता है, राज्य का जो बजट है और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, एसडीआरएफ का फंड होता है। इनके पास फंड आता है, पैसे आते हैं। तो लिखा है उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ के अधिकांश कार्मिक प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी दल पीएससी से लिए जाते हैं जो लोग हैं और जो पैसे वगैरह हैं, जो भी इनको फंडिंग मिलती है वो राज्य के बजट से मिल जाती है। तो वहाँ से इनके पैसे का फंडिंग का भी काम हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, पर्सोनल इन द उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ आर स्पेसिफिकली ड्रॉन फ्रॉम विच फाउंडेशनल स्टेट फोर्स। तो पीएससी से लिए जाते हैं, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी जिसका फुल फॉर्म है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल के कर्मी विशेष रूप से जो कर्मी है वो विशेष रूप से किस राज्य बल से लिए जाते हैं? तो प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबलरी जो पीएससी होती है वहां से इनको लिया जाता है फोर्स में। तो राज्य की आपदा मोचक बल होती है, यानी कि स्टेट की जो फोर्स है वहां से एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वो पीएससी से ली जाती है। एक क्वेश्चन था, आगे देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पर बात लिखी गई है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड who coordinates the direct field requirements of the SDRF and acts as the bridge to the state assembly is typically। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह प्रशासनिक प्रमुख जो एसडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की प्रत्यक्ष क्षेत्र आवश्यकताओं का समन्वय करता है और राज्य विधानसभा के लिए सेतु के रूप में कार्य करता है, आमतौर पर कौन होता है? तो आमतौर पर वो आप नाम से देखिए, राज्य राहत आयुक्त या फिर आपदा प्रबंधन सचिव, रिलीफ कमिश्नर, स्टेट रिलीफ कमिश्नर, राज्य राहत आयुक्त, स्टेट रिलीफ कमिश्नर, या फिर आपदा प्रबंधन सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये पद होता है, इस पद पे जो अधिकारी बैठे होते हैं वही उसके हेड होते हैं। नाम से भी आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पर चीज लिखी हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। रिलीफ कमिश्नर ऑफ द स्टेट वर्क्स क्लोजली विद द होम डिपार्टमेंट टू एलोकेट लॉजिस्टिक्स फंडिंग, और जो भी चीजें जरूरत होती है रिस्पांस के समय में, यानी कि राज्य के राहत आयुक्त गृह विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सक्रिय प्रतिक्रिया के दौरान एसडीआरएफ जो कि राज्य आपदा वो मोचक दल है उसके लिए धन की जरूरत है, तैनाती के आदेश आवंटित किए जा सके। अब है डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज इन इंडिया। भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कोऑर्डिनेटिंग रिलीफ एंड रिस्पांस ड्यूरिंग मेजर नेशनल क्राइसिस इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, यानी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, यानी कि संकट के समय में, क्राइसिस के समय में मैनेजमेंट करने के लिए एक समिति बनी। आमतौर पर आपदा से जुड़ी हुई चीजें हम लोगों ने पढ़ी, उसके लिए प्राधिकरण बने हुए हैं, जो प्राधिकरण के द्वारा
नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उसको लागू करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी बनी हुई है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी के हेड आपको पता है कौन था, उसके पहले भी एनडीएमए का पता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। यानी जब संकट का समय हो और फिर क्राइसिस को मैनेज करना हो, आपदा को प्रबंधन करना हो, तो उसके लिए एक और समिति बनाई गई। यानी ये कहीं न कहीं वॉर फुटिंग पर, यानी कि युद्ध स्तर पे जब कार्य करने की ज़रूरत होगी, राहत सामग्री पहुँचा कि नहीं, फ़ोन करके जब ये बोलना होगा, डाँटना होगा, डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन देखना होगा, ये पीछे बैठी है होम मिनिस्ट्री, पीछे बैठे हैं एनडीएमए जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे होंगे। लेकिन एक फ्रंट पे एक ऐसी बॉडी बनी है, एक ऐसी समिति बनी है, का ये काम देखना होगा कि राहत सामग्री तत्काल पहुँचाई जा रही है कि नहीं, उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को हेड बनाया। तो यानी कि ये इसके कौन होते हैं हेड? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर हम अब क्या बोल सकते हैं इनको? कैबिनेट सचिव जो होते हैं, एक हाईएस्ट सिविल सर्वेंट हमारे देश का कौन सकता है, तो वो कैबिनेट सचिव बन पहुँच सकता है। उसके ऊपर कोई रैंक नहीं है किसी भी अधिकारी। आमतौर पे आईएएस अधिकारी ही चुने जाते हैं कैबिनेट से। तो यहाँ पर उस रैंक के जो कैबिनेट सचिव हैं, वो बैठ के देख रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति में कि युद्ध स्तर पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है कि नहीं। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी अलग है, लेकिन जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति है, उसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव कर। ध्यान दीजिएगा, यूनियन होम सेक्रेटरी क्लिक मत करिएगा। जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, वो आपके किसमें थे? आप पिछले वीडियोस को देखिए। वो आपके राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी में थे। उसका और इसका क्या काम है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी इनके पीछे बैठ के देख रही है। जो जिस तरीके से नीति बनी थी एनडीएमए के द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, कभी भी कोई सिचुएशन खराब होता है या आपदा आती है, तो किस तरीके से हमें चीज़ों को फ़ॉलो करना है। ये काम हो पा रहा है कि नहीं, वो देखने का काम, वो उसमें मदद करने का काम राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी करेगी। लेकिन अब कभी-कभी ऐन मौके पे जिसको ग्राउंड लेवल पे चीज़ें लागू करना हो, जिसको ये पता हो कि कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, कितने बल नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स एनडीआरएफ के नाम पे कित राष्ट्रीय आपदा मोचक बल के लोग मौजूद हैं। ये जिसको आप मेन फ्रंट पे रखेंगे आपदा के समय में, वो यहाँ पर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी काम करती है, यानी कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति कार्य करती है। संकट प्रबंधन समिति, आपदा प्रबंधन समिति कई बार मुँह से संकट प्रबंधन समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी जो केंद्रीय गृह सचिव थे, वो राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो एक तो ये आपको समझ में आ गया। इनका काम देखिए क्या है, आप कैबिनेट स्तर के हैं, तो हर एक मंत्रालय का आपस में जो समन्वय होगा, वो कौन सुनिश्चित करेंगे? कैबिनेट सचिव। क्यों? क्योंकि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, यानी कि राष्ट्रीय संकट जो प्रबंधन समिति है, उसके अध्यक्ष और कैबिनेट है, प्रधानमंत्री जी के करीब है, और हर एक मंत्रालय के सचिव से रैंक में ऊपर है। यानी कि सभी मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए टू कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मिनिस्टर, इनसे अच्छा बेहतर अधिकारी कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। National Institute of Disaster Management, formed under the Disaster Management Act, it is the premier national body for capacity building, strategic research, policy documentation, ये सारी चीजें। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप इसको बोलें तो एक राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे तो एक संस्था है, इसकी आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है, और इसका काम क्या होता है? संस्था है, तो संस्था में कुछ ट्रेनिंग होगी, कुछ पढ़ाई होगी, तो इसमें इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है करना, देखना कि किसी भी तरीके से जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये हो गया कि लोगों में जो दक्षता है, जो टीम है, वो योग्य है, उसको और ट्रेनिंग दिया जाए, पढ़ाई पढ़ाई कराई जाए, नीतियों के बारे में अवगत कराया जाए, ये सब काम देखने का क्या होता है? एक राष्ट्रीय संस्था है आपदा प्रबंधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। तो आप उसी से समझ जाएँगे कि संस्था का काम क्या होता है, वहाँ पे पढ़ाई होगी, ट्रेनिंग होगी,
ये सब चीजें आप समझ जाएंगे। आगे यही यहाँ पर देखिए अभी हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, किस चीज का क्षमता निर्माण, जो फोर्स होगी उसका क्षमता निर्माण, जो टीम होगी, जो हम लोगों ने कई सारे पहले भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए थे, कई सारे मित्र योजना लाया था, आपदा मित्र योजना, आपदा मित्र तैयार किए जाएँगे सोसाइटी में, लोगों के लिए मदद के लिए, आपदा के समय को राहत वाली जगह पे पहुँचाया जाए या फिर कैसे आपदा से लड़ा जाए, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दिया जाए। तो हमें क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, अनुसंधान, रिसर्च की ज़रूरत है, विशेषीकृत प्रशिक्षण, स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, नीति अध्ययन, पॉलिसी का स्टडी होगा, प्रलेखन, ज्ञान विनिमय, ये सब करने का काम इस प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान का होता है। तो आम तौर पर आपसे अ, यहाँ से सवाल बहुत कम चांस है कि पूछे। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश में आपदा के प्रबंधन के लिए जितने भी प्राधिकरण बने हैं, मतलब जो भी प्राधिकरण की एक संरचना है हमारे देश में, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो अथॉरिटी है वो 3 स्तर पे थी, 3 टियर स्ट्रक्चर। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे थी एनडीएमए, फिर राज्यों के स्तर पे थी एसडीएमए, और राज्य के नीचे राज्यों में ही अगर हम एकदम ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएं तो जिला के स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के लिए प्राधिकरण था, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसकी अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जो राज्य के स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जहां राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पे चुनाव नहीं होता है, उनका विधानमंडल नहीं है, जैसे कि दिल्ली पुडुचेरी, तो जैसे लद्दाख है, दमन एंड दीव है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इन सब जगह या तो प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हेड होगा या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उपराज्यपाल, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जब आप जिला के स्तर पर आते हैं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, तब इसकी अध्यक्षता 2 लोगों के द्वारा की जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं, और दूसरे एक हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस, यानी कि एक जिला के स्तर पे सबसे बड़े अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, डीएम, वो होते हैं अध्यक्ष। तो ये दोनों लोग को चेयर करते हैं, यानी कि सह-अध्यक्षता करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था और वही ये लिखा हुआ है। यहाँ पर बस आपको ध्यान ये देना है, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है, उसके सेक्शन 25 यानी कि धारा 25 के अंतर्गत इस जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नींव रखा जाता है, स्थापना हुआ था। तो अगर आपसे सेक्शन पूछा जाएगा, सेक्शन 25, तो आपको तीनों का सेक्शन पता होना चाहिए। जब आप लोग रिवाइज हम लोग जब करेंगे क्वेश्चन से, तो एक बार को आप चारों वीडियो को अच्छे से तो यहाँ पर आपके लिए बस यही जरूरी था कि जिला स्तर पे अध्यक्षता कौन-कौन करता है और किस अधिनियम अधिनियम के किस धारा या सेक्शन के अंतर्गत इसको बनाया गया। उत्तर प्रदेश के रिलीफ कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त के बारे में पढ़ें, तो वही ठीक है, सबसे बड़े कार्यकारी अधिकारी होते हैं उत्तर प्रदेश में, जो मैनेज करते हैं डिजास्टर रिलीफ फंड्स को। और अगर कोई एक्स ग्रेशिया डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो ये सारा काम करते हैं। एक्स ग्रेशिया का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु होती है, तो फिर जो एक मुआवजे की राशि दी जाती है, बाध्य होते हैं सरकारी संस्था उस राशन को उस राशि को देने के लिए, पैसे को किसी न किसी रूप में बाध्य होते हैं, हम उसे एक्स ग्रेशिया कहते हैं। कि जिम्मेदारी मानते हो या हम बाध्यता के कारण जब वो पैसे मुहैया कराते हैं, एक्स ग्रेशिया अमाउंट वो पैसा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त राज्य में आपदा राहत एवं आपातकालीन प्रबंधन के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी हैं। वे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एसडीआरएफ के आवंटन, अनुग्रह सहायता है ये। अनुग्रह का मतलब किसी की सेवा करना, किसी के लिए मदद करना, तरीके से समझ लीजिए। तो अनुग्रह राशि होती है, अनुग्रह सहायता, एक्स ग्रेशिया का वितरण, ये सब कुछ देखने का काम किसका होता है? राज्य के सभी 75 जनपदों में जब आप देखेंगे कि बचाव, राहत कार्य, पुनर्वास कार्यों के लिए, समन्वय के लिए सभी का उत्तरदायित्व कौन होते हैं? जो राज्य आयुक्त होते हैं, किसके? राहत आयुक्त, रिलीफ कमिश्नर, स्टेट रिलीफ कमिश्नर, राज्य के राहत आयुक्त,
राहत प्रबंधन से जुड़े हुए सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिला राज्य स्तर पे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, अब यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हाँ, व्हिच ऑर्गनाइजेशन इज टास्क्ड विथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं रणनीतिक अनुसंधान के लिए उत्तरदायी प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये चीज पता होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं हम लोग, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लोगों ने इसको अभी पढ़ लिया इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस, तो इस तरीके से 4 लेक्चर डिजास्टर मैनेजमेंट का कंप्लीट होता है। 1-2 कोई क्वेश्चन और होगा जो हम लोगों ने मान लीजिए कि कवर नहीं किया, जैसे रिस्क जो होता है, खतरा, रिस्क वगैरह के लिए, असेसमेंट के लिए, उसके विश्लेषण के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो एमसीक्यू जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो उस फॉर्मूले को आपको उसमें सॉल्व करा दें, तो वो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसा है कि जो 10 नंबर का, एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, रणनीति के ऊपर भी अब हम लोग बात करेंगे। 10 नंबर का आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण है, और एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। तो लगभग 4 से 5 नंबर ये मान लीजिए, 4 से 5 नंबर ये मान लीजिए। अगर ये 4 हुआ तो 6 हो गया, ये 5, ये 4 हुआ तो ये 6। इस तरीके से आपस में क्वेश्चंस आएँगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो इस तरह से इनका वेटेज है 50-50। एनवायरनमेंट वाला जो करंट से जोड़कर है, वो आप लोगों को 2 वीडियोज़ था, बट फिर से आप लोग उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, बाकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को साइंस टेक थोड़ा-सा कवर करना है। साइंस टेक 2-3 दिन और अच्छे से देख लेंगे, तो डिटेल काफ़ी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट कवर कर लेंगे, यूपी का और कंप्यूटर का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट होगा हम लोगों, और हिंदी एक हमारा बचेगा। तो हिंदी, यूपी, कंप्यूटर, कुछ इसके एमसीक्यूज़ हैं, वो हम लोग देखेंगे। बाकी लाइव क्लास में भी हम लोग मिलते रहेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिए। तो जो पेड वाले हैं उनके लिए भी हो जाएगा, और बाकी जो अपने फ्री वाले हैं उनके लिए भी कवर हो जाएगा। बाकी बीच-बीच में कुछ टॉपिक आप लोगों को कराते चलेंगे तो कॉन्फिडेंस इसमें सही रहेगा, आप लोगों का बढ़ता जाएगा। अब बात कर लेते हैं, कई सारे लोग हैं जो पूछ रहे थे, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग 8744903539। लोअर पीसेस के लिए कोई क्वेरी करनी हो पर, या फिर 91 40 81 86 20, दोनों ही नंबर पे, किसी भी एक नंबर पे या दोनों ही नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप करके लोअर के लिए जिनको भी आप लोगों में से डिटेल चाहिए होगा वो मिल जाएगा। लोअर पीसीएस बैच में जुड़ने के लिए इन दोनों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर लीजिएगा सबसे अच्छा। बहुत सारा शेड्यूल पढ़ने पढ़ाने टाइम नहीं मिल बात करने का। तो ये है 91 40 81 86 20 और 87449035। तो आज हम लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग साइंस टेक थोड़ा-सा देख लेते हैं। साइंस टेक का एमसीक्यू आप लोगों को करा देंगे, और बाकी जो लोग जुड़े हैं यूपी जीके का आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अब कराते चलेंगे। फिर भी हम लोग जल्द देखेंगे, और हिंदी कंप्लीट 15-20 दिन में काफ़ी कुछ कवर करनी है। फिर रिवीजन मोड में लंबी क्लास भी लेनी हुई तो आप लोगों को तो अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई डाउट है इन चारों क्लास से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ, जो फ्री वाले हैं यूट्यूब पे तो उनको मिल ही रहा है, वो भी डाउट पूछ सकते हैं। जो पेड के लोग हैं वो भी अवेलेबल। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। लोअर पीसेस के लिए बहुत अच्छा मौका है, 1.5 महीने का टाइम है। अभी भी अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आपका बिल्कुल क्रैक। टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, और लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आप लोगों का, पढ़ते भी रहेंगे। डाउट हो ज़रूर पूछिएगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत